हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है खेलकूद में प्रशिक्षण और डोपिंग। पहला कॉन्सेप्ट है खेल प्रशिक्षण की अवधारणा और इसके सिद्धांत समझाइए। ठीक है, तो खेल प्रशिक्षण को लेकर बहुत सारे थिंकर्स ने अपनी अपनी स्टेटमेंट दी है, जिसके माध्यम से हम इसका अर्थ यानी कि अवधारणा समझेंगे। ठीक है, मैथ्यू के अनुसार खेल प्रशिक्षण किसी खिलाड़ी की तैयारी का मूल रूप है। ठीक है, मार्टिन के अनुसार ये लक्ष्य की प्राप्ति की एक नियंत्रित और योजनाबद्ध क्या है प्रक्रिया है, जिसमें मांसपेशियां प्रदर्शन, व्यवहार में परिवर्तन, संतोष, तरीकों और संगठन द्वारा किया जाता है। मार्टिन के अनुसार ये क्या है प्रक्रिया जो नियंत्रित और योजनाबद्ध होती है, जिसमें हम मांसपेशी के प्रदर्शन और व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, संतोष, तरीके और संगठन के माध्यम से। ठीक है, तो ये दो थिंकर्स ने खेल में प्रशिक्षण को लेकर अपनी अपनी परिभाषा दी है। अब हम इसके सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। पहला सिद्धांत है अधिभार का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए अधिक भार का सामना करना चाहिए। अगर खिलाड़ी को अपना परफॉर्मेंस बेहतर करना है तो उसे अधिक लोड का सामना करना चाहिए। सेकंड है अनुकूलन का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए अनुकूलन रहना चाहिए और करना चाहिए। अनुकूलन मतलब समय के साथ अपने आप को ढालना। जैसे ही समय बदल रहा हो, टाइम बदल रहा है, खिलाड़ी को अपनी स्किल्स और अपने गेम प्ले को समय के साथ चेंज करना। ठीक है, 2025 में 2000 का कोई भी स्किल्स काम नहीं आएगा ज़्यादा। समय और जनता बदलती रहती है, इसलिए हमें उसके साथ अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए अपने अंदर भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। इसी को अनुकूलन का सिद्धांत कहते हैं। थर्ड है पुनः प्राप्ति का सिद्धांत। पुनः प्राप्ति को इंग्लिश में हम रिकवरी कहते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए पुनः प्राप्ति करनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम वर्कआउट के बाद अच्छी डाइट, अच्छी स्लीप और अच्छी टेबलेट्स लेते हैं ताकि हमारी बॉडी बनी रहे और रिकवर हो जाए जो टिश्यूज़ डिस्ट्रॉय हुए रहते हैं। ठीक है, वैसे ही खिलाड़ियों को अपने खेल के बाद अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाए रखने के लिए अच्छी डाइट, हेल्थ, ठीक है, वर्कआउट और भी विभिन्न चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वह अपना रिकवरी कर सकें, ताकि उनका परफॉर्मेंस अगले खेल में वैसा ही बना रहे और बेहतर रूप से आगे निकले। ठीक है, फोर्थ सिद्धांत है विशिष्टता का सिद्धांत, यानी कि स्पेशलिस्ट का सिद्धांत है, समझ लीजिए। ये सिद्धांत कहता है खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए विशिष्ट कौशलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यानी कि नई नई स्किल्स अपने अंदर उजागर करनी चाहिए। ठीक है, आज हम 2025 में हैं, हमें अगर ऑडियंस को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है तो हमारे पास नई स्किल्स होनी चाहिए, ताकि ऑडियंस हमारे प्रति स्पेशली अट्रैक्ट हो। ठीक है, अगर हम नॉर्मल प्लेयर की तरह हम भी प्ले करेंगे तो हमारे तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसी खिलाड़ी के प्रति जनता ज़्यादा आकर्षित होती है जिसका गेम प्ले अन्य खिलाड़ियों से बेहतर होता है। ठीक है, अगर बेहतर है तो जान लो उनके अंदर विभिन्न और विशिष्ट कौशल होते हैं जो किसी और खिलाड़ी के अंदर नहीं रहते। जैसे कि रोनाल्डो और मेसी हैं, इनके अंदर इनका अपना अलग टैलेंट है जिसके लिए जनता इनकी दीवानी है। ठीक है, ऐसे ही हर खिलाड़ी को अपने अंदर नए कौशल और विशिष्ट कौशल पैदा करनी चाहिए। ठीक है, फिफ्थ है प्रगतिशील अधिभार का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए धीरे धीरे अधिक भार का सामना करना चाहिए। शुरुआत में हमें थोड़ा वेट, फिर समय के साथ हमारे वेट को इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, शुरू में हमने 5 kg उठाया, फिर समय के साथ इस लिमिट को बढ़ाना चाहिए। ठीक, यही सिद्धांत कहता है, यानी कि हमें प्रगतिशील रहना चाहिए, एक पॉइंट पर स्टॉप नहीं होना चाहिए, हमें समय के साथ अपनी प्रगति करते रहना चाहिए। ठीक, इसी को कहते हैं प्रगतिशील सिद्धांत। पहले हमारा ग्राफ नीचे रहा, फिर समय के साथ ये ऊपर जाएगा, इसी को कहते हैं प्रगतिशील अधिभार का सिद्धांत। तो हमारा पहला हमने क्या देखा, इसके अवधारणा देखी, फिर हमने इसके सिद्धांत देखे। ठीक है, ये 5 सिद्धांत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ सकते हैं। अगर इसकी अवधारणा पूछे तो आप 2 थिंकर्स जो मैंने बताए थे उनकी परिभाषा दे देना। ठीक है, तो पहला टॉपिक होता है कंप्लीट हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रशिक्षण भार, अतिभार और अनुकूलन और पुनः प्राप्ति को समझाइए। ठीक है, प्रशिक्षण भार और अतिभार देखते हैं। प्रशिक्षण सत्र के दौरान किसी एथलीट द्वारा किए जाने वाले विभिन्न व्यायाम और उनकी तीव्रता की कुल मात्रा को प्रशिक्षण भार कहते हैं। जब ट्रेनिंग सेशन के दौरान कोई एथलीट विभिन्न व्यायाम करता है और उसकी मात्रा को समय के साथ बढ़ाता रहता है, इसी प्रोसेस को प्रशिक्षण भार कहते हैं। ठीक है, खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षण भार वह मनोवैज्ञानिक और शारीरिक भार होता है जो एथलीट पर व्यायाम के माध्यम से डाला जाता है। ये मनोवैज्ञानिक और शारीरिक भार होता है, व्यायाम के माध्यम से हम एथलीट के ऊपर डालते हैं, जिसके कारण एथलीट के प्रदर्शन में सुधार होता है। ट्रेनिंग के 3 टाइप्स हैं। प्रशिक्षण भार के निम्न प्रकार हैं। पहला प्रकार है सामान्य भार, यानी कि नॉर्मल लोड। यह प्रशिक्षण भार जो है
एथलीट के द्वारा बिना किसी समस्या के आसानी से सहन किया जा सकता है, इसलिए ये समान भार कहलाता है। जैसे किसी खिलाड़ी की क्षमता है 40 किलो वजन उठाना बिना किसी समस्या के, ठीक है, बिना किसी समस्या के उसकी बॉडी इतना सक्षम है कि वह इतना वेट उठा सकता है, तो वह नॉर्मल लोड के अंतर्गत आएगा। सेकंड है क्रेस्ट शिखर भार यानी कि क्रेस्ट लोड। वह प्रशिक्षण भार जो एथलीट को उसकी क्षमता से थोड़ा अधिक होता है, लेकिन एथलीट ऐसे भार को आसानी से समायोजित करने में सक्षम होता है, जिसे हम क्रेस्ट शिखर भार के रूप में जानते हैं। जैसे कि 50 केजीज के बाद हमने उठाने को बोल दिया, ठीक है, ये खिलाड़ी की क्षमता से थोड़ा ही अधिक है, लेकिन खिलाड़ी इसे मैनेज कर लेगा, इसे हम क्रेस्ट शिखर भार बोलते हैं। थर्ड है अति भार। वह प्रशिक्षण भार जो किसी एथलीट की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षमता से काफ़ी अधिक होता है, उसे अति भार कहते हैं। जैसे अब हमने 80 केजी वेट को उठाने को बोल दिया एथलीट को, ठीक है, एथलीट का क्षमता है 40 केजी उठाने को, लेकिन हमने 80 केजी बोल दिया, यानी कि उसकी क्षमता से 2 गुना हमने उसको कार्य दे दिया, तो वह क्या नहीं कर पाएगा, लेकिन उस समय के साथ अपनी क्षमता को बदलेगा, जिससे वह भार को उठाने में सक्षम हो पाएगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स थे ट्रेनिंग लोड के। अब हम अपने थर्ड प्रकार यानी कि ओवरलोड, जिसे हम अति भार कहते हैं, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। प्रशिक्षण चरण के दौरान एथलीट को एक निश्चित मात्रा में प्रशिक्षण भार दिया जाता है। ट्रेनिंग सेशन के दौरान हम जो एथलीट होते हैं उनको एक निश्चित भार दिया जाता है उठाने के लिए, लेकिन जैसे जैसे प्रशिक्षण आगे बढ़ता है प्रशिक्षण भार भी व्यवस्थित रूप से बढ़ाया जाता है। यानी कि पहले की 5 केजी उठाने को बोला था, फिर हम समय के साथ उस वेट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ताकि एथलीट जो है बड़े हुए भार के साथ अनुकूल हो सके। जैसे जैसे एथलीट प्रशिक्षण भार को अनुकूल करने में सक्षम होता जाएगा, उसका प्रदर्शन बेहतर होता जाएगा। जब भी प्रशिक्षण भार किसी एथलीट की क्षमता से अधिक होता है, तो इस बढ़े हुए भार के साथ तालमेल बैठाना मुश्किल हो जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि एथलीट के शरीर और मनोवैज्ञानिक कार्य गड़बड़ा जाता है। हालांकि ये बढ़ा हुआ भार एथलीट को तुरंत प्रभावित नहीं करता, लेकिन लंबे समय तक यही प्रशिक्षण भार रहता है तो एथलीट के प्रदर्शन में नकारात्मक रूप से गिरावट आती है। नियमित रूप से अति भार के साथ प्रशिक्षण करने से थकान होती है, खेल में रुचि नहीं होती, ठीक है, हमारे जो इंटरेस्ट है खेल में वो कम हो जाता है, भूख नहीं लगती, चोट लगती है, प्रेरणा की कमी हो जाती है, नींद संबंधी समस्याएं होने लग जाती हैं और डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। अति भार के कुछ मुख्य लक्षण, ठीक है, जब हम ओवरलोड ट्रेनिंग करते हैं तो ये कुछ विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं जो हमारे बॉडी में दिखाई पड़ते हैं। पहला, मांसपेशियों में लगातार दर्द रहता है, अधिक हृदय दर, ठीक है, लगातार थकान रहती है बॉडी में, मानसिक थकान यानी कि टेंशन, डिप्रेशन, ओवरथिंक, एग्रेसिव बिहेवियर आ जाता है। पांचवा, चोट लगने की संभावना अधिक हो जाती है, अवसाद की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये सब कब पैदा होते हैं? जब हमें अति भार यानी कि ओवरलोड ट्रेनिंग का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, अब हम अनुकूलन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है अडेप्टेशन, ठीक है। किसी विशिष्ट परिस्थिति के साथ समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट, स्थापित करने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। समय के साथ क्या परिस्थिति बदलती रहती है और उन परिस्थिति के साथ अपने आप को एडजस्ट करना ही, इसी प्रोसेस को ही अनुकूलन कहते हैं। जैसे आप बिहार से दिल्ली चले गए स्टडी के लिए, तो आपने बिहार की परिस्थिति को छोड़ दिया और दिल्ली के नई परिस्थिति के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लिया, ठीक है, वहाँ की सारी चीज़ों के साथ आपने एडजस्टमेंट कायम कर लिया, तो इस प्रोसेस को ही अनुकूलन कहते हैं। सेम कॉन्सेप्ट खेल में अप्लाई होता है। तो आइए हम इसको सरल शब्द में समझते हैं। अनुकूलन किसी विशेष गतिविधि के प्रति शरीर की अनुक्रिया है, जिसमें नियमित रूप से लंबे समय तक अभ्यास के उपरांत अर्जित किया जाता है, ठीक है। ये क्या अनुक्रिया है? जिसे हम नियमित रूप से यानी कि कंसिस्टेंट होकर लंबे समय तक जब इस पे अभ्यास करते हैं तो उसके उपरांत ये अर्जित होती है। जब भी हम नियमित रूप से कोई नई गतिविधि या व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर उस नए भार का सामना करने की क्षमता स्वयं को धीरे धीरे बढ़ाकर प्रतिक्रिया करता है। शुरुआत में हम कोई भी व्यायाम गतिविधि वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में हमारा बॉडी क्या उसे अडेप्ट नहीं करता, लेकिन समय के साथ हमारी क्षमता बढ़ती जाती है और हम उस भार को अडेप्ट कर लेते हैं यानी कि एडजस्ट कर लेते हैं। एक सामान्य खिलाड़ी किसी प्रशिक्षण पद्धति के अनुकूल होने में आमतौर पर 4 से 6 सप्ताह लगाता है, ठीक है। प्रशिक्षण पद्धति यानी कि ट्रेनिंग, यानी कि किसी भी ट्रेनिंग में ढलने के लिए कोई भी खिलाड़ी 1 महीना लेता है, तो 1 महीने के बाद जो भी खिलाड़ी है वो उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ढाल लेता है अपने आप को। लेकिन शुरुआत में कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करोगे तो दिक्कत होती है, लेकिन समय के साथ तो ग्राफ ऊपर जाने लगता है, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम पुनः प्राप्ति यानी जिसे इंग्लिश में हम रिकवरी कहते हैं उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। खेलों के संदर्भ में
जब प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के पश्चात मतलब बाद शरीर के पहले जैसी समान स्थिति में लौटने की प्रक्रिया को रिकवरी कहते हैं। जब हम कोई ट्रेनिंग करते हैं, कोई प्रतियोगिता करते हैं या कोई वर्कआउट करते हैं तो उसके दौरान हमारा क्या बॉडी डैमेज होता है, टिश्यू डैमेज होते हैं, मसल डैमेज होती है, एनर्जी डाउन होता है और बहुत भी चोट लगती है शरीर में। फिर उन सब चीज़ों की मरम्मत करना, यानी कि उनको पहले जैसी स्थिति में ले जाना अपनी बॉडी को, जो भी प्रोसेस उसमें लगता है उसी को रिकवरी कहते हैं। ठीक है, आपने वर्कआउट किया, आपकी मसल्स डैमेज हुई, आपको चोट लगी, आपकी एनर्जी डाउन हुई, उसको रिकवर करने के लिए क्या करोगे, आप डाइट लोगे, स्लीप लोगे, मेडिसिन लोगे, डॉक्टर की एडवाइस लोगे, जिससे आपकी बॉडी पहले जैसे स्टेट में रिकवर हो जाए। तो इसी प्रोसेस को रिकवरी कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इसको हम सरल शब्दों में समझते हैं। प्रशिक्षण या प्रतियोगिता के दौरान शरीर को हुए नुकसान या क्षति, ठीक है, उसकी मरम्मत की प्रक्रिया को रिकवरी कहते हैं। प्रतियोगिता यानी कि जब हम कोई भी खेल खेलते हैं तो उसके दौरान जो भी शरीर में नुकसान या जो भी ठेस या क्षति पहुंचती है उसकी मरम्मत यानी उसकी रिपेयर को रिकवरी कहते हैं। तीव्र शारीरिक गतिविधि के बाद, ठीक है, जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के बाद शरीर को पुनः पहले जैसी समान स्थिति में ले जाने चाहते हैं तो उसमें कुछ समय लगता है, इसलिए इस प्रोसेस को पुनः प्राप्ति भी कहते हैं। तो यही था रिकवरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है गरमाना और शीतलीकरण। इसके प्रकार, विधि और महत्व को जानेंगे। ठीक है, जब हम कोई भी जिम या स्पोर्ट्स या प्रतियोगिता करते हैं उससे स्टार्टिंग से पहले उसके हम अपने आप को वार्म अप करते हैं, यानी कि आप अपनी बॉडी को गर्म करते हैं, ब्लड पंप करते हैं पूरे शरीर में, अपनी फेफड़ों और हृदय की क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, और अपने मांसपेशी को गर्म करते हैं जिससे हमें खेल के दौरान कोई भी दिक्कत ना आए। तो इसी प्रोसेस को गरमाना कहते हैं। जब खेल खत्म होता है यानी कि वर्कआउट, जिम जो भी खत्म होते हैं तो उसके बाद हम शीतलीकरण की प्रोसेस अपनाते हैं, जिससे अपने बॉडी को हम कूल डाउन करते हैं, यानी कि अपने मसल्स को, अपनी बॉडी को शीतल करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम शीतलीकरण की प्रोसेस कहते हैं। तो अब इनके हम विधि, प्रकार और महत्व देखेंगे। ठीक है, तो गरमाना की विधि, पहला है कार्डियो गरमाना। इसमें हम अपनी फेफड़ों और हृदय संबंधी क्षमता को बढ़ाते हैं और उसकी स्पीड पर काम करते हैं। सेकंड है मांसपेशी गरमाना। इसमें हम अपनी मांसपेशियों को गर्म करते हैं जिससे खिंचाव, तनाव और मसल टूटने की समस्या कम आती है। थर्ड है न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को गर्म करते हैं जिससे हमें खेल में मदद मिलती है। नेक्स्ट है शीतलीकरण के प्रकार। स्ट्रेचिंग शीतलीकरण, मांसपेशी शीतलीकरण, न्यूरोमस्कुलर शीतलीकरण। इनसे हमारी बॉडी को शीतल होने में सहायता मिलती है और हमारे जो मसल्स हैं और मांसपेशियां हैं उनको कूल डाउन करते हैं। अब हम इनकी विधि और महत्व देखेंगे। ठीक है, तो व्यायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। अपने शरीर को गर्म करने के लिए क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं, पीटी कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, स्प्रिंटिंग कर सकते हैं, छोटी सी दौड़ कर सकते हैं जिससे हमारी बॉडी गर्म हो सके। शीतल करने के लिए हम व्यायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लें हम वर्कआउट के बाद तो हमारी बॉडी क्या एकदम शीतल हो जाती है। अब इसके महत्व देखेंगे। जब हम अपनी बॉडी में ब्लड को एकदम अच्छे से सर्कुलेट करते हैं और जब मांसपेशियाँ खुल जाती हैं और सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं तो चोट लगने की समस्या कम हो जाती है और हमारे परफॉर्मेंस में सुधार आता है। थर्ड, मांसपेशियों को शीतल करने में मदद मिलती है। तो ये थे गरमाना और शीतलीकरण के प्रकार, महत्व, विधि। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, और मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चैनल पर डाल दी, आप उसे वॉच कर लें जिससे आपको बहुत हद तक सहायता मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है कौशल, तकनीक, युक्तियाँ, रणनीतियों की अवधारणा। ठीक है, तो कौशल, जिसे हम इंग्लिश में स्किल कहते हैं, कौशल गतिविधियों का स्वचालितकरण है और कौशल को अभ्यास के माध्यम से सीखा जा सकता है और इस पर महारत हासिल की जा सकती है। हम कोई भी स्किल्स कब डेवलप करते हैं, जब उसका हम अभ्यास करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब हम किसी भी चीज़ की डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं कंसिस्टेंट होकर तो वो स्किल हमारे अंदर आ जाती है। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के हम कोई भी स्किल नहीं सीख सकते। कोई भी बच्चा कौशल के साथ नहीं पैदा होता। सब हम लोग, जितने भी लोग इस दुनिया में आते हैं, सब अनस्किल्ड लोग आते हैं। कौशल एक एथलीट को सही समय पर सफलतापूर्वक, नियमित रूप से और न्यूनतम प्रयास यानी कि कम एफर्ट के साथ सही तकनीकों को चुनने और प्रदर्शन करने की क्षमता है। ठीक है, एक पूरी गतिविधि को करने की क्षमता को कौशल के रूप में जाना जाता है। प्रभावशीलता का वह स्तर जिसके साथ एक गतिविधि या मोटर क्रिया की जा सकती है। उदाहरण जैसे बास्केटबॉल में शूटिंग करना, टेनिस में सर्विस करना और फुटबॉल में ओवरहेड किक करना। ये सब क्या है कि स्किल्ड हैं। ठीक है, इन जब आपके अंदर ऐसी स्किल्ड होती हैं खेलों में तो आप एक यूनिक पर्सन बन जाते हैं और आपकी डिमांड अधिक होती है। ठीक है, फिर समझिए एक एथलीट को स्किल कैसे मदद करती है। सफलतापूर्वक, नियमित रूप से और कम एफर्ट के साथ सही तकनीक को चुन के अपनी प्रदर्शन क्षमता को सुधारने की प्रोसेस में स्किल्स साथ देती है। आई होप आपको स्किल समझ आई होगी। नेक्स्ट है तकनीक।
तकनीक एक वैज्ञानिक और मितव्ययी विधि है, ठीक है। तकनीक क्या है? एक वैज्ञानिक विधि है जिसके माध्यम से हम उच्च खेल प्रदर्शन को प्राप्त करते हैं, ठीक है, यानी कि अपना प्रदर्शन बेहतर करते हैं, एक्सीलेंस, ठीक है। तकनीक किसी भी खेल या घटना की मौलिक गतिविधि होती है, यानी कि बुनियादी, कोई भी हम घटना या खेल खेल रहे हैं तो उसकी बुनियादी क्या है? तकनीक है। बिना तकनीक के हम कोई भी प्रतियोगिता परफॉर्म नहीं कर सकते। तकनीक कौशल को प्रदर्शित करने का एक तरीका है, ठीक है। कोई भी स्किल्स हमें शो करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? तकनीक का, ठीक है। बिना तकनीक के हम कोई भी कौशल शो नहीं कर सकते। एक कौशल को एक से अधिक तकनीकों का उपयोग करके प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे MCQ बन सकता है, आप ध्यान देकर चलना। नेक्स्ट टॉपिक है युक्तियाँ, जिसे हम इंग्लिश में टैक्टिक्स कहते हैं। युक्तियाँ विशिष्ट कार्यों का कार्यक्रम है जिनका उपयोग कर हम अपनी रणनीति को कंप्लीट करते हैं। युक्तियाँ वह तरीके हैं जिनके द्वारा कोई भी खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी को मात करने की कोशिश करता है। जैसे फुटबॉल में, ठीक है, हम किक कहीं और दिखाते हैं और मारते कहीं और, तो ये क्या एक टैक्टिक्स है जिसकी सहायता से हम अपने खिलाड़ी का ध्यान भटकाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है रणनीति, जिसे हम इंग्लिश में स्ट्रेटेजी कहते हैं। जब हमारे पेपर्स करीब आने लग जाते हैं तो हम क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं कि हम इतने चैप्टर इतने दिन में कवर करेंगे, उनका वेटेज जानते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक जानते हैं ताकि हम अच्छे खासे परसेंटेज स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो जब हम कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए एक प्लान बनाते हैं, उसी प्लान को ही स्ट्रेटेजी कहते हैं। रणनीति एक प्रतियोगिता में सफल भागीदारी के लिए समग्र योजना है, ठीक है। तो हम प्रतियोगिता को जीतने के लिए कोई प्लान बनाते हैं तो उस प्लान को ही रणनीति कहते हैं। रणनीति एक दीर्घकालिक योजना यानी कि एक लॉन्ग टर्म योजना है जिसमें विभिन्न प्रकार की युक्तियों का उपयोग करके लक्ष्य प्राप्ति पर केंद्रित रहती है। हम अपने स्ट्रेटेजी को सफल बनाने के लिए हम युक्तियों यानी टैक्टिक्स का यूज करते हैं, जिससे हमारी स्ट्रेटेजी सफल होती है। रणनीति बड़ी रणनीतिक योजना है जो भविष्य की तस्वीर को ध्यान में रखती है और लक्ष्य को पूरा करने में विभिन्न प्रकार की युक्तियों पर विचार करती है। हम जब भी कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो हम भविष्य का ध्यान रख के बनाते हैं कि फ्यूचर में कैसी चीज़ें होने वाली है और हमें क्या अचीव करना है, उसके अकॉर्डिंग और सारी परिस्थिति को ध्यान में रखकर हम एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव कर पाएँ। सिंपल परिभाषा समझिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब हम कोई प्लान या कोई योजना बनाते हैं ताकि वो सफल रूप से प्राप्त हो सके, उसी को स्ट्रेटजी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोपिंग की अवधारणा और इससे होने वाली हानियाँ बताइए, ठीक है। अब हम इसकी अवधारणा देखेंगे, फिर से जो विभिन्न प्रकार की हानियाँ होती हैं हमारे बॉडी पर उसको जानेंगे। अवधारणा, डोपिंग खेलों में प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए एक निषिद्ध पदार्थों का उपयोग करने का प्रक्रिया है। जब हम अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए टेबलेट्स, सप्लीमेंट्स, ठीक है, इंजेक्शंस लेते हैं जो कि इलीगल होती हैं खेल में यूज़ करना, जो हमारे प्रदर्शन को बेहतर करती हैं, इसी प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। ये पदार्थ खिलाड़ी को अधिक ताकत देती हैं, गति देती हैं, सहन शक्ति प्रदान करती हैं, लेकिन इनके उपयोग से काफ़ी गंभीर समस्याएं होती हैं जो कि मृत्यु तक हमें ले जाती हैं, ठीक है। अब हम इसकी समस्याएं देखेंगे। स्वास्थ्य संबंधी खतरे जैसे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक, लीवर की समस्या, किडनी फेलियर, पुरुषों में नपुंसकता, महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता, ठीक है। मानसिक समस्याएं जैसे अवसाद, चिंता, नकारात्मकता, कुछ दवाओं से कैंसर तक का भी खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। आप मानसिक रूप से क्या अनस्टेबल हो जाते हो, चिड़चिड़ापन आ जाता है, ओवरथिंक आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, एग्रेसिव हो जाता है आपका बिहेवियर। ये सब क्या मानसिक रूप से इफेक्ट करते हैं डोपिंग। और शारीरिक रूप से तो आप होते ही हैं, जैसे कि हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी बॉडी को ख़त्म करती हैं। सेकंड है प्रदर्शन में गिरावट। डोपिंग से खिलाड़ियों का प्रदर्शन शुरुआत में तो बेहतर होता है, शुरुआत में ऐसा लगेगा सब कुछ अच्छा चल रहा है, डोपिंग के सहारे दुनिया है, लेकिन लंबे समय तक जब हम डोपिंग का यूज़ करते हैं तो हमारे बॉडी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। शरीर दवाओं पर निर्भर हो जाता है जिससे हम अपनी प्राकृतिक क्षमता खो देते हैं, ठीक है। जो हमारी नेचुरल पावर रहती है वो खो जाती है और हमारा शरीर दवा का आदी हो जाता है। थर्ड है करियर पर प्रभाव। डोपिंग के पकड़े जाने पर खिलाड़ी को प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है, यानी कि खिलाड़ियों पर बैन लग जाता है, वो कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेल सकते और उन्हें हर बोर्ड निष्कासित कर देता है, जिससे उनका करियर ख़त्म हो जाता है। कई बार उन्हें अपने मेडल, पुरस्कार वापस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक प्रतिष्ठा का नुकसान होता है। डोपिंग में पकड़े जाने पर खिलाड़ियों की सामाजिक प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचता है। लोग उन्हें धोखेबाज समझने लगते हैं और उनका सम्मान कम हो जाता है। जब कोई भी खिलाड़ी डोपिंग में पकड़ा जाता है तो उसे हर बोर्ड बैन कर देता है और वह व्यक्ति कोई भी टूर्नामेंट, प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता, जिसके कारण उसका करियर वहीं समाप्त हो जाता है, ठीक है। अगर कोई खिलाड़ी जिसने 4 मेडल नेचुरली जीते हैं और एक उसने डोपिंग की सहायता ली है, लेकिन जब वो पकड़ा जाएगा डोपिंग करते हुए तो दुनिया उसे यही मानेगी कि उसने सारे मेडल
डोपिंग की सहायता से हासिल की हैं, ठीक है, जिससे समाज में नफरत फैल जाती है उसके प्रति। नेक्स्ट है आर्थिक नुकसान। डोपिंग के कारण प्रतिबंध लगने पर खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, जिससे उनकी कमाई रुक जाती है और उन पर कानूनी कार्रवाई भी होती है, ठीक है। ओवरऑल उनका पूरा कोलैप्स हो जाता है करियर, ठीक है, और उनका बॉडी हेल्थ सारी डिस्ट्रॉय। तो डोपिंग बेकार चीज़ है, ठीक है। शुरुआत में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, लेकिन जब आपका बॉडी डोपिंग का आदी हो जाएगा तो वो ग्राफ नीचे आने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, पीक के बाद। तो ये डोपिंग बहुत ही हानिकारक चीज़ है और हमें असल ज़िंदगी में भी इस सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ठीक है।